नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो है हर इंसान के ज़िंदगी में जब भी वो कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसके पीछे संघर्ष की कहानी लिखी होती है और उसी संघर्ष से निकल के वो सक्सेस करता है। हम लोग भी बहुत सारा मेहनत किए, उसी मेहनत का परिणाम जो है आज आपके सामने खड़े हैं और इतना बेस्ट रैंक लाई है कि मतलब बता नहीं सकता हूं। और इनके लिए किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टॉप कर जाते हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उनसे सीखने की ज़रूरत होती है। और शायद इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा। और जब भी मैं किसी भी जो भी स्टूडेंट होते हैं हमारे, जिनका भी मैं इंटरव्यू लेता हूं, आज भी और भविष्य में जब तक मैं लेता रहूंगा, बेवाक इंटरव्यू लूंगा। कभी ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे बारे में बताइए, कभी ये नहीं कहूंगा मेरी संस्था के बारे में बताइए, मेरे नोट्स के बारे में बताइए। नहीं, निशा जी, आप बस ये बात बताइए कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से संघर्ष किए और संघर्ष करके ये मुकाम जो हासिल किए हैं वो बताइए बच्चों को। क्योंकि बच्चा जो वक्त दे रहा है आज उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं से घिरा पड़ा हुआ है। और मैं यकीन के साथ में कह सकता हूं, जिस समय तक निशा जी सक्सेस नहीं हुई थी उस समय तक इनकी भी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं थी। उस सारी समस्याओं से निशा जी से ही रूबरू करवाएंगे। निशा जी, आपका श्योर सक्सेस में और हमारी तरफ से खूब सारी बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने तरीके से बोल रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे नेक्स्ट टारगेट जो होगा प्योर एकदम श्योर होगा कि आईएएस के लिए टारगेट आप लगेगा। थैंक यू सो मच। अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। मेरा नाम निशा यादव है। मेरे पिताजी इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं और अभी स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स में काम कर रहे हैं। मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं। अपनी स्कूलिंग की बात करूं तो मेरी स्कूलिंग 10th एंड 12th केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना से हुई है और दोनों स्टैंडर्ड में मुझे 85% आया था। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हुआ है उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने 2 साल डेल इंटरनेशनल सर्विसेज नोएडा में जॉब किया। उसके बाद फिर मुझे बोला गया परिवार की तरफ से कि सरकारी जॉब देखो, ये प्राइवेट जॉब में नहीं है ज़िंदगी। तो फिर मैंने सबसे इजी अपना टारगेट चुना बैंकिंग को। तो मैंने बैंक पीओ क्लियर किया। फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। तो मुझे लगा कि अब मेरे से यूपीएससी पॉसिबल नहीं है, काफ़ी टफ लग रहा था मुझे, मेरा नहीं हो पाया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो फिर बीपीएससी 63rd का नोटिफिकेशन आया तो मैंने 63rd को अटैम्प्ट किया, जो मेरा नहीं हो पाया था कुछ नंबर से पीटी। फिर मैंने तैयारी पीटी की अच्छे से की और 64th में मेरा पीटी क्लियर हुआ और फिर फाइनल क्लियर हो गया और अभी मेरा चयन रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर हुआ है। निशा जी, अक्सर बच्चे जो है अपना ये लक्ष्य बीपीएससी का बनाते हैं, या तो किसी के कहने पे, टॉपर के कहने पे, या फिर गांव में देख लिया, अच्छा इतनी सारी मतलब शौन शौकत, इतनी सारी रिस्पेक्ट, इतने सारे मतलब बॉडीगार्ड के साथ में आते हैं, अब तो मैं जब भी करूँगा तो बीपीएससी ही करूँगा, ये टारगेट बनाते हैं। यहाँ पे कभी भी उनकी ज़िंदगी का ये नहीं होता कि मुझे क्या करना है, बल्कि आसपास की बाहरी दुनिया को देख के लक्ष्य बनाते हैं। क्या आप जो लक्ष्य बनाए थे बीपीएससी, वो किसके कहने पे, खुद के या किसी और के? सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगी आने वाले बच्चों के लिए कि शान और शौकत जो सर ने बोला उसको देख के कभी अपना लक्ष्य नहीं बनाना है। कभी किसी के कहने पे आप मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। वो मोटिवेशन 1-2 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन बुक्स देख के और सिलेबस देख के वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। तो मोटिवेशन आपका अंदर से होना चाहिए कि आप क्यों इस सर्विस में आना चाहते हैं। तो जहाँ तक मेरा मोटिवेशन था तो बचपन मेरा पूरा पटना में ही कटा। मैंने यहाँ समाज में देखा कि क्या लड़कियों की स्थिति है, कैसे बड़े होते हुए मैंने सब कुछ देखा अपनी सोसाइटी में कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक औरत को, एक लड़की को पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। तो मैं अपनी मम्मी से पूछती थी कि मम्मी ऐसा क्या होगा कि ऐसा क्या हो सकता है कि दहेज ख़त्म हो जाए, ऐसा क्या होगा कि हम पढ़ने के लिए फ़ॉरेन चले जाएं। तो मम्मी बोलती थी कि तुम पहले कुछ बनो तभी लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। तो ये मोटिवेशन बचपन से कहीं ना कहीं मेरी मम्मी ने ही मेरे आँखों में ये सपना डाला था, क्योंकि मेरी माँ भी एक बहुत अच्छी स्कॉलर थी, लेकिन फिर उनकी शादी हो गई, घर परिवार, हम लोग 4 भाई बहन हैं, बच्चे, ये मिडिल क्लास की फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो उनका जो सपना था वो मेरे पास आ गया। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब ऑफिसर बनना है, ताकि मेरा सपना यही है कहीं अगर एक ज़िंदगी को भी मैं प्रभावित कर पाऊँ, मुझे देख के अगर कोई तैयारी कर रहा है, किसी परिवार में कोई चेंज आ पा रहा है, कोई पिता अपने बेटी को बीपीएससी की तैयारी या
कोई भी उनके मन की बात को पूरा करने के लिए वो फ्रीडम दे रहा है, तो वही मेरी ज़िंदगी की सफलता है। तो मेरा मोटिवेशन मेरी माँ थी, ये समाज था कहीं ना कहीं, क्योंकि बाहर से मोटिवेशन लेके टॉपर का मोटिवेशन काम नहीं करेगा। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। आपका पीटी है जिसमें आप बहुत बार हो सकता है कि आप सफल ना हो पाएँ। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए दौड़ भाग करना, क्लासेस करना, इंटरव्यू, हो सकता है इसके बाद भी 1 नंबर 2 नंबर से आप क्लियर नहीं कर पाएँ। तो मोटिवेशन ये नहीं होना। मैंने सुना है कि लड़के बोलते हैं बीपीएससी निकाल लो, इतना दहेज मिलेगा। ये सारी चीज़ें भी हैं, ये सब बिल्कुल गलत हैं। आपको फैसिलिटी के लिए नहीं सर्विस में आना है, किसी को फैसिलिटी देने के लिए सर्विस में आना है। तो यही मेरा मोटिवेशन रहा है। निशा जी, आज के डेट में अब लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि आपका अपना जब तक अंदर से नहीं निकल के आएगा क्या करना है, तब तक वो चीज़ आपको सक्सेस कभी दिला नहीं सकती, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। और दूसरा, आज के टाइम में सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है कि कितना घंटा पढ़ा जाए। कोई टॉपर आता है 21 घंटा बोल देता, दिमाग खराब हो जाता। 17 घंटा से कम तो कोई बोलता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ना कि मैं आपसे नहीं पूछूं, मैं बस आपकी डेली रूटीन कैसी थी बच्चों को मुझे बताइए। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, इसको 2 सेक्शन में मैं बांटना चाहूँगी, आफ्टर पीटी एंड बिफोर पीटी, क्योंकि दोनों की तैयारी अलग अलग है। तो जहाँ तक प्रीलिम्स की तैयारी का बात है, तो 18 घंटे 19 घंटा मुझे लगता है एक टॉर्चर है नए बच्चों को बोलना पढ़ने के लिए। बिल्कुल भी नहीं। आपको एक सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये अलग अलग बच्चे पे डिपेंड करता है। कोई इसको 2 महीने में भी कंप्लीट कर सकता है, कोई इसको 2 साल में भी कंप्लीट करेगा। ठीक है, आपको बेसिक बुक्स आप सबको पता है, बस मैं एक छोटा सा रिविज़न देना चाहती हूँ। लूसेंट, घटना चक्र, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, और आप ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो इतनी ही चीज़ों को, और करंट अफेयर के लिए आप डेली करंट अफेयर, स्टडी आईक्यू, घटना चक्र, इसको फॉलो करना है। अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने घंटे इसको पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको आपको एक रिगरस रिवीजन देना है 6 से 7 बार। जैसे लूसेंट को मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा है। तो ये डिसाइड करके नहीं कि आज मुझे 9 बजे बैठना है और रात को 9 बजे उठना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा रूटीन बिल्कुल नॉर्मल था। घर में काम करने का भी रूटीन था, सब्जी काटना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है, मम्मी का हेल्प करना है, और उसके साथ साथ वही आपको रिवीजन करना है। आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है लूसेंट का, घटना चक्र के क्वेश्चन की अगर पेपर में आता है तो आपको याद होना चाहिए कि अच्छा इस पेज में इस साइड पे ये टॉपिक था, उसमें ये लिखा हुआ था। मेरा ये था कि मैंने लूसेंट को 10 बार से ज़्यादा बार पढ़ा था। तो ये 18-19 घंटे बच्चों को बोल के डिमोरलाइज कर दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कैपेसिटी, आपकी हैप्पीनेस के ऊपर है कि आप कैसे खुशी से उस सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सफिशिएंट है। मुझे तो लगता है मैं 5 घंटे से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकती हूँ पढ़ने के लिए। निशा जी, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन और बच्चों के मन में रहता है कि सुजीत सर कभी ये टॉपर से पूछिए कि इस बीपीएससी के तैयारी के दरमियान, यानी कि प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक में कितनी साल का सफिशिएंट टाइम होता है ये तैयारी की। बाकी ये लोग तो जितना टाइम ले लें आयोग तो उनके ऊपर है, मतलब अगर तैयारी मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो कितने साल का आपके हिसाब से कितना साल लगता है? ये अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करता है, अलग अलग इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे। बट जो मेरा तैयारी था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मेरी तैयारी 63rd से पहले बहुत अच्छी थी, जो कि 6 महीने की थी। जनवरी 2018 और शायद वो जुलाई 2018 में 63rd हुआ था, तो वो 5 से 6 महीने की तैयारी थी, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत किया था तैयारी करने में। लेकिन इत्तेफाक से मेरा वो नहीं हो पाया, तो मेरी तैयारी उसी समय हो चुकी थी। फिर उसके 4 या 5 महीने बाद मेरा 64th का प्रीलिम्स हुआ, तो पूरा मुझे 1 साल लग गया प्रीलिम्स की तैयारी में। तो उसके बाद पीटी क्लियर होने के बाद मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की, तो वो 3 से 4 महीने का वक्त था। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मैंने 12 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई की थी मेंस के लिए, क्योंकि उसमें मुझे आंसर्स भी प्रिपेयर करना था, उसको बार बार लिखना भी था। मैंने मॉक टेस्ट भी लिखा था पटना में ही, तो मैंने 20 से 25 मॉक टेस्ट लिखा था। मैंने जितना भी मेहनत किया मॉक टेस्ट लिखने में किया था। तो यही मेरी तैयारी यही रही थी। 1 साल की रही थी प्रीलिम्स के लिए और 4 महीने की रही थी मेंस के लिए। लेकिन हाँ, उस मेंस की जो 4 महीने की तैयारी थी वो 1 साल से ज़्यादा मुझे लगी, क्योंकि मैं दिन भर पढ़ती रहती थी। एक आंसर को सारे आंसर्स मैंने खुद से प्रिपेयर किए थे। शायद इसीलिए मेरा GS1 में ऑप्शनल में काफ़ी अच्छा मार्क्स भी आया है, क्योंकि और मैं आंसर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। जैसे सुबह में 5 बजे उठ भी गई तो नहीं, मुझे 50 मार्क एक बार लिख के देखना है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं। तो यही है, आप इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेते हैं। शायद आप समझ रहे होंगे जितनी बातें निशा जी बोल रही हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली बात बोल रही हैं। अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो आज निशा जी सक्सेस हुई हैं, कल आप भी सक्सेस हो जाइएगा। एक क्वेश्चन बहुत बड़ी, मतलब अंदर से बच्चों की निकलते रहती है कि सुजीत सर, एनसीईआरटी बिना पढ़े सिलेक्शन लिया जा सकता है क्या?
और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कई लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं नहीं स्टार्ट करो एनसीईआरटी, क्या पढ़ोगे, एनसीईआरटी बिना पढ़े हुए पास किया जा सकता है। आपका क्या कहना है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने लूसेंट से स्टार्ट किया था, लेकिन लूसेंट एक नोट्स फॉर्म में बुक है, तो उससे वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है। आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए तो मैंने पहले लूसेंट उठाया, घटना चक्र उठाया, कहीं ना कहीं दिमाग में वो वैक्यूम रह गया था कि टॉपिक्स एक्चुअली में है क्या। तो मैंने एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट किया, और ईमानदारी से कहूँ तो पहली बार एनसीईआरटी पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा था। इतनी मोटी बुक, और फिर मुझे समझ में नहीं आता कैसे कंप्लीट करूं, तो मैंने उसके लिए यूट्यूब वीडियोस को फॉलो किया था हर टॉपिक को, कि सुनने में आसान होता है, पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो एनसीईआरटी को, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा था एनसीईआरटी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा था जो कि बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैंने वीडियो के माध्यम से ही एनसीईआरटी को कंप्लीट किया था। अब कुछ आपके अंदर आएंगे, आपकी लाइफ के अंदर जिस समय आप रिजल्ट मतलब इंटरव्यू दे के चले आए थे, आपको कैसा लग रहा था, होगा या नहीं होगा? एक तो ये क्वेश्चन है। इसी में जब आपने देखा कि अरे इसमें मेरा रोल नंबर आ गया और मुझे ये पोस्ट मिल गया, उसके बाद जो सिचुएशन आपके अंदर में हुई, ज़रा बच्चों को मुझे बताइए कैसा फील हुआ? पहली बात तो मेंस लिखने के बाद ही मुझे पता था कि मेरा लिस्ट में नाम होगा। मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे, और लेकिन हाँ, इंटरव्यू के लिए थोड़ा डर था। तो इंटरव्यू मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। इवन सर ने ये भी कहा था कि अब तुम्हें वापस दिल्ली जाके जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें बिहार में ही काम करना है। तो मुझे लग गया था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है। तो मैं बहुत ही आश्वस्त थी कि लिस्ट में मेरा नाम होगा। रैंक को लेके तो खैर कोई आश्वस्त नहीं हो पाता है, और मुझे ये पता था कि मेरी कोई भी रैंक आए, मुझे कोई भी किसी भी पद पे मेरा चयन हो, मुझे वो ऑनेस्टली काम करना है। तो मैं कभी भी पोस्ट को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थी कि मुझे यही पोस्ट चाहिए। मुझे लगा था कि कोई भी पोस्ट मिलेगा, मुझे बिहार के लिए काम करना है, और वो मैं किसी भी पोस्ट पर रह के कर सकती हूँ। और जहाँ तक रिज़ल्ट आने की बात है, तो जिस दिन बहुत सारे ऐसा दिन आया कि कल रिज़ल्ट आएगा 64th को लेके, तो जिस दिन फाइनल आना था तो इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी कि मैं बीपीएससी गेट पे सुबह में ही पहुंच गई थी। गार्ड बार बार बोल रहे थे कि आप यहाँ से जाइए। मैंने बोला नहीं, मैं घर पे रिज़ल्ट नहीं देखूंगी। मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मेरा ये रिज़ल्ट होना बहुत ज़रूरी था मेरे घर के प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को देखते हुए। तो मैं गेट पे ही खड़ी रही। गार्ड इवन चेयरमैन सर की गाड़ी आई, उन्होंने निकल के बोला कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ नहीं चिपकेगा, कोरोना है, तुम जाओ, वेबसाइट पे आएगा। मैंने बोला वेबसाइट पे भी आएगा तो मैं गेट पे ही देखूंगी। तो मैं वहीं खड़ी रही। 7 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब रिज़ल्ट आया। तो एक छोटा सा इंसिडेंस मैं बताना चाहती हूँ कि वो व्हाट्सएप पे एक फ़ोटोज़ आते हैं। पहले मैंने उसको क्लिक किया, पहले में मेरा निशा यादव और मेरा रोल नंबर था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे कौन सा पोस्ट मिला, और मुझे उससे शायद ज़्यादा मतलब भी नहीं था। मैंने घर पे फ़ोन किया कि मेरा लिस्ट में नाम है। फिर 1 घंटे बाद पता चला कि मुझे रेवेन्यू ऑफिसर मिला है। मुझे किसी ने बोल दिया SC/ST वेलफेयर ऑफिसर मिला है, क्योंकि वो फ़ोटोज़ ऐसे लिए हुए थे, किसी ने गलत देख लिया था। तो मैंने सबको फ़ोन करके बोल दिया कि मुझे SC/ST वेलफेयर ऑफिसर मिला है। बाद में पता चला मुझे रेवेन्यू ऑफिसर मिला है। तो बस बहुत संतुष्टि मिली, और सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब मम्मी पापा के चेहरे पे वो जो खुशी थी, उनके पास कॉल्स आने लगे। मैं तो, मेरा जो माइंड था वो बिल्कुल ही रेस्ट, एक बोलते पीस में चला गया था। मुझे लगा कि रिज़ल्ट आ गया। फिर उसके बाद तो जो उत्सुकता रिज़ल्ट से पहले थी वो ख़त्म हो चुकी थी रिज़ल्ट के बाद। बस हाँ, अभी तक मम्मी पापा के चेहरे पे जो खुशी है उसी को देख के खुशी होती है। तो बस लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि पहले मुझे भी लगता था टॉपर हैं, कैसे उनका लिस्ट में नाम आ गया, बहुत ही अलग से होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रिज़ल्ट से पहले मैं भी वही थी, गेट पे खड़े होके रोना, भगवान मेरा करवा दो। आपकी तरह ही है, सब कोई एक जैसे ही हैं, बस मेहनत करना है। और अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो भगवान बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर करवाएंगे। लेकिन हाँ, मेहनत के साथ ऑनेस्ट रहना है। दोस्तों, जैसा निशा जी बताए कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक जैसी सिचुएशन आपकी रहती है ना, वैसा ही निशा जी की भी सिचुएशन थी। कोई डिफरेंस नहीं थी कि हाँ इनको भी दुख होता था, ये भी रोती थी, ये भी भगवान से दुआ करती थी, भगवान नीचे वाले से ही कम से कम रैंक दिलवा दो किसी भी तरीके से। और आज अच्छे पोस्ट पे आई, तो अब तो क्लियर हो गया ना कि बस रिजल्ट आने के बाद लोगों की ज़िंदगी बदलती है। रिजल्ट से पहले जैसा आप हैं वैसा ही। निशा जी, इस 2.5 साल के दरमियान, इस जो 64वीं में टाइम लगा 2.5 साल के दरमियान, कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी होता था, पता न क्या हो ना हो, डिमोटिवेट हो जाते होंगे, और अगर रिज़ल्ट नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, कहाँ नौकरी ढूंढेंगे, नौकरी छोड़ के आ चुके हैं, बिहार रहें, कहाँ जाएंगे, क्योंकि आप इंजीनियर ऑलरेडी हैं, मैं पूछा नहीं लेकिन जानता हूँ आपको, तो उसमें फ्रेशर भी आप समाप्त हो चुकी है, कहाँ भागेंगे। तो इस तरीके की जो डिमोटिवेट होते थे, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, क्योंकि ये तैयारी की एक लंबी प्रक्रिया है।
इसमें कभी खुश भी आप हो सकते हैं, कभी रोना भी पड़ सकता है, कभी सुसाइड करना भी पड़ सकता है, कभी ऐसी ज़िंदगी में आती है वक्त, और कभी पता भी नहीं चलता और रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसे दरमियान में आप अपने आप को कैसे संभाल के रखते थे? जहाँ तक सर ने डिमोटिवेट होने की बात बोली, ये कभी कभी नहीं, ये हर दिन होता था। हर दिन मैं अपने दोस्तों को कॉल करती थी, अपने मम्मी पापा को बोलती थी कि रिज़ल्ट तो मेरा आएगा ना, लिस्ट में मेरा नाम तो आएगा ना। और हर दिन रात होते होते कि एक दिन वो कट जाए, वो रिज़ल्ट का दिन पास आ जाए, वो सिचुएशन, दिन काटने वाली सिचुएशन आ गई थी। फिर मुझे ऐसा लगने लगा जब रिज़ल्ट लेट हो रहा था कि मुझे अब जॉब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग 4 भाई बहन हैं, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं और घर में थोड़ी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही थी। और मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगी सिर्फ आप लोगों के लिए, कि मेरा एजुकेशन लोन भी चल रहा था जो मेरे पापा हर मंथ भर रहे थे, जिससे मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये सब कुछ सिर्फ आप लोग के लिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग मोटिवेटेड रहें। सबके लाइफ में वैसे संघर्ष होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं फाइनल लगने लगा कि मुझे जॉब ढूंढ लेना चाहिए, पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। मैंने बहुत सारे कोचिंग में भी इवन कांटेक्ट किया था कि 10,000 की जॉब, कोई टीचिंग की जॉब है तो प्लीज़ आप, रिजल्ट अगर मेरा नहीं होता है तो आप दे दीजिए। तो ये सब बताने के पीछे एक ही मोटिव है कि टॉपर जो निकल जाते हैं, जो क्लियर कर जाते हैं, बिल्कुल आपकी तरह ही होते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। कोई कुछ भी बोले तुमसे नहीं निकलेगा, तुम तो हिंदी माध्यम के हो, तुम तो कुछ भी बात बोलते हो। जैसे मुझे बहुत लोग बोलते थे यही इंजीनियरिंग की है, पापा का पैसा बर्बाद करके घर में आके बैठ गई, अब शादी भी नहीं होगा, एज हो गया है। तो सब कुछ सुनना है, चुपचाप रहना है। मेरी तो आदत थी सबसे लड़ जाने की, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि नहीं, बोलने दो, सब लोग बोलते रहेंगे, हमें अपना काम करना है। और वो बदलाव मैंने देखा जब मेरा रिजल्ट आ गया। जो लोग बोलते थे, बहुत कुछ ताना मारते थे, सब कुछ बदल गया और सब लोग अप्रिशिएट करने लगे। तो बस खुद पे भरोसा रखना है, आपको सबसे ज़्यादा खुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है कि आप जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं वो भी आप पे अविश्वास दिखा देता है। वो बोल देता है अरे नहीं निकल रहा है, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, चलो कोई भी जॉब कर लो। सबसे ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड, खुद पे भरोसा रखना है और भगवान से दुआ करते रहना है। और मेरी एक और आदत है, डेली सुबह उठ के कि भगवान प्लीज़ मेरा लिस्ट में नाम दे दो, प्लीज़ भगवान कुछ दिलवा दो। और फिर जॉब के लिए नंबर्स ढूंढना कि हाँ चलो किस कोचिंग में मुझे जाना है। तो ये कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर चेहरे के पीछे एक संघर्ष है। तो यही बताने का उद्देश्य है कि कभी नहीं आपको घबराना है, खुद पे भरोसा रखना है। निशा जी, आज भी एक सबसे बड़ा, जितनी भी क्वेश्चन मैंने पूछा, इसमें सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों की, और ख़ास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, अंदर में चाहत तो होता है, इरादा भी होता है कि मुझे बीपीएससी ही क्वालिफाई करना है, लेकिन समस्या तब आके खड़ी हो जाती है कि प्रीलिम्स तो मैं निकाल लूँगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे रट के या जैसे भी कर लूँ, मेंस में आके धोखा हो जाता है। और अब समझ गए होंगे मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। आंसर राइटिंग इतना बड़ा हवा बना के मार्केट में रखा रहता कि आंसर राइटिंग तुमसे नहीं होगा, ये होगा, इतना करना पड़ता है, तब जाके करना पड़ता हो। तो आंसर, देखिए मेंस के बारे में हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, बस मुझे ये बताइए कि आप आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे की और जाके आज टॉपर बन गई। तो शुरुआत आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। आपको किसी भी कोचिंग, किसी भी मार्गदर्शन, अगर कोई कुछ नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि बीपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है जो आप खुद से कवर नहीं कर सकते हैं। मेंस का बहुत ही एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैं कहूँगी 150-200 क्वेश्चंस होंगे दोनों पेपर मिला के। ऑप्शनल जीएस की बात कर रही हूँ। क्या आप वो 200 क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। जब इतना बड़ा सपना देखा है तो इतनी मेहनत तो करनी ही है। बस उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए खुद से आंसर, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर आंसर का मिल जाएगा, कोचिंग नोट्स हैं, आप उसमें खुद से रिसर्च कीजिए कैसे आप अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। उसको आप बार बार खुद पढ़िए कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं। आप टीचर होते, आप चेक करते तो आप 38 नंबर में कितना मार्क्स खुद को देते। कुछ एडिट कीजिए, कुछ पार्ट को, कुछ को हटाइए, कंक्लूजन को अच्छा बनाइए, इंट्रोडक्शन को अच्छा बनाइए। बेसिक स्ट्रक्चर आपको आंसर का मिल जाएगा। अब बहुत मटेरियल है मार्केट में, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंसर राइटिंग के लिए पहले आप एक आंसर बनाइए और उसको याद कर जाइए, क्योंकि बीपीएससी में 38 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना भी है और उसको याद भी कर जाना है। और तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। कैसे आप 20 मिनट में, 22 मिनट में एक 38 मार्कर आंसर को लिख सकते हैं। तो बस आपको आंसर बनाना है, उसको याद करना है और उसको बार बार लिखना है। बस यही है आंसर राइटिंग। और आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है और खुद से करना है। ये नहीं कि कोई नोट्स लिया और उसको याद कर लिया, क्योंकि हमारे टाइम पे क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर आए थे, रिपीटेड क्वेश्चंस थोड़े से इधर उधर हुए थे। तो आप खुद से प्रिपेयर करेंगे तभी आप टैकल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हम लोग हमेशा मौर्य कला को पढ़ते हैं,
बहुत अच्छे से याद करते हैं फोटो डायग्राम्स के साथ। लेकिन इस बार क्वेश्चन का एक पार्ट था कि मौर्य कला पे बुद्धिज़्म का क्या प्रभाव है। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था। अगर आप खुद से प्रिपेयर करेंगे कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो आप उसको टैकल कर लेंगे। इसीलिए खुद से प्रिपेयर कीजिए, याद कर जाइए, बार बार उसको लिखिए, बस यही करना है। अब जो है हम लोग इंटरव्यू के लास्ट पड़ाव पे पहुंचे हुए हैं। इंटरव्यू में जब आप अंदर गई थी तब कैसा फील हो रहा था, एक, और दूसरी बात है कि कौन से फील्ड से, कौन से एरिया से, कौन से सब्जेक्ट से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन आगे गए थे? मेरा जो सीरियल नंबर था सेकंड था। मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था, तो मेरे से जस्ट पहले एक लड़के का इंटरव्यू था। वो जैसे ही बाहर निकलता है वो बोलता है कि बहुत ही ख़राब बोर्ड है, बहुत ज़्यादा ग्रिल कर रहे हैं। तो उसी समय मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी कि मुझे बहुत ही समझदारी के साथ आंसर देना